गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 16 और हम 16 चैप्टर का जो हमारा नेम है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। समक्ष चुनौतियाँ यानी सामने, समक्ष का मतलब होता है सामने और चुनौतियों का मतलब होता है समस्याएं। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पहले पीछे पढ़ के आ चुके हैं पूरा कि भारतीय अर्थव्यवस्था होती क्या है, इसमें किस किस क्षेत्रों को शामिल किया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो किस प्रकार हो रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी, इस सब के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर वो है आखिर इसके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अगर चुनौती की बात करें तो चुनौतियों में हम लोग समस्याओं के साथ साथ उनका निराकरण भी पढ़ेंगे कि भाई निराकरण मतलब होता है कि उसके उपाय क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हमारा है मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति। ऊपर तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, ये सब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या कहे जा सकते हैं। और इसके अलावा इसका सकारात्मक नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है हमारे इस अर्थव्यवस्था के ऊपर, परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए मूल्य वृद्धि और या मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की कीमत सामान्य से ज़्यादा हो जाती है। सामान्य कीमत मतलब जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद या किसी कारण से 10 रुपये से वो उस वस्तु की कीमत 20 रुपये या 30 रुपये बढ़ जाती है। तो यानी कि पहले उसकी सामान्य कीमत 10 रुपये थी, लेकिन 20 या 30 रुपये यानी डिफरेंस जो आया हमारे 20 या 30 रुपये का, वो डिफरेंस ही बताता है कि वस्तु क्या हो गई है, महंगी हो गई है। अभी वर्तमान में मैंने बताया भी था कि भाई प्याज वगैरह हैं और आलू है या कई चीज़ें ऐसी थी जो महंगी हो गई थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, महंगी होने से किस पे प्रभाव पड़ा, जनता पे। अब जो गरीब जनता थी वो तो खरीद ही नहीं पा रही थी इन चीज़ों को, तो उनके लिए क्या था कि वो खा नहीं पाए उनको। लेकिन जो अमीर होते हैं वो खरीद लेते हैं, उनके इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने रुपए किलो है। लेकिन सबसे ज़्यादा मार अगर किसी को पड़ती है महंगाई की तो वो गरीब के लिए ही पड़ती है। तो मुद्रा वृद्धि जब होती है तो उसमें जो बदलाव आता है सामान्य कीमत में, उसी को हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं या मूल्य वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका थोड़ा सा इस लैंग्वेज में बता देती हूँ। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं का क्रय करते हैं। क्रय का मतलब खरीदना होता है। आपने भी निश्चित ही कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि खरीदे होंगे या अपने परिजनों की परिवार की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते देखा होगा। वस्तुओं की क्रय के दौरान, क्रय मतलब खरीदने के दौरान, सामान्यतः देखा होगा या आपने देखने को मिलता है कि अधिकांश वस्तुओं के लिए हमें पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। मैं कीमत की भी डेफिनेशन बताऊंगी कि कीमत क्या होती है, कि मुद्रा की कीमत क्या होती है ना। ये बहुत बड़ी बात है। महंगाई का असर हमारी मुद्रा पे पड़ता है और मुद्रा की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, उसी को महंगाई कहते हैं। ठीक है, तो कीमत की मैं आपको परिभाषा बता दूंगी। इस बढ़ती कीमतों के परिदृश्य को मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। आर्थिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति शब्द का ही प्रयोग किया जाता है और आमतौर पे बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं महंगाई। ठीक है, अब कीमत क्या होती है, देखो कीमत होती है कि जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, हमने कोई, जैसे मान लीजिए 2 साल पहले कोई वस्तु 10 रुपये की आती थी, 10 रुपये की मान लीजिए वो 5 आती थी। ठीक है, तो 10 रुपये की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मतलब 10 रुपये की जो क्रय शक्ति है, खरीदने की जो शक्ति है, वो 5 वस्तुएं खरीद सकती है। 10 रुपये की वैल्यू है कि वो 5 रुपये की पाँच वस्तुएं या 5 तक का कोई सामान खरीद सकती हैं। तो ये जो है, ये तो हो गई हमारी मुद्रा, ये तो हमारी क्या हो गई, मुद्रा हो गई। मुद्रा क्योंकि हम रुपए में काउंट करते हैं, लेकिन जिसे खरीदने की शक्ति है उसी को हम कहते हैं कीमत, उसी को हम क्या कहते हैं, कीमत। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वैल्यू।
यानी कि 10 रुपये की क्या वैल्यू, कई बार तुमने सुना 100 रुपये की क्या वैल्यू है, 1000 रुपये क्या वैल्यू, इस इंसान की क्या वैल्यू है या इस काम की क्या वैल्यू है। इसका मतलब यही होता है कि आखिर वैल्यू यानी इसकी कीमत क्या है, यानी कितने तक की क्रय शक्ति खरीद, इस 10 रुपये में कितना क्रय कर सकते हो या खरीदी जा सकती हैं या इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो 10 रुपये की कोई 5 वस्तुएं हम खरीदते थे, लेकिन वर्तमान में अब उसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदनी पड़ रही है। अब उसी जहाँ 10 रुपये की वस्तु हम 5 खरीद पा रहे थे, अब वही 5 वस्तुएं हमको 100 रुपये में ख़रीदनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मुद्रा का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। वो अवमूल्यन बोलो या इसकी कीमत क्या हो गई, गिर गई, इसकी वैल्यू गिर गई, क्योंकि 10 रुपये में पहले 5 खरीदी जाती थी, लेकिन अब वही वस्तु एक जो पड़ रही है वो महंगी पड़ रही है हमको। तो यानी अब वैल्यू क्या हो गई है, 10 रुपये की कम हो गई है और 100 रुपये की वैल्यू में आ रही है वो सब चीज़ें। तो ये जो वैल्यू है, यही कीमत है, यही हमारे को क्या परिदृश्य दिखाती है, क्या बताती है कि महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, आ गई अच्छी तरह समझ में। तो इसी को हम कहते हैं कीमत। अब इसकी बोलचाल की भाषा में हम इसमें देख लेते हैं। कई बार लोगों को सुना भी होगा तुमने कि पहले हम जेब में 500 रुपये रखते थे, पूरा बाजार घूम आते थे, लेकिन अब 100 रुपये क्या, अब तो अगर तुम 10,000 भी जेब में लेके जाओ तो बाजार भी कम पड़ जाता है, बाजार में ये पैसे भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अब वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, वस्तुओं की कीमतें क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं, और मुद्रा की कीमतें क्या हो गई हैं, घट गई हैं। ठीक है, अब इसकी बोलचाल की भाषा इसमें देखते हैं किताबी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई मतलब एक यूनिट या एक वस्तु का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है। यानी एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों, जो मैंने बताया है, यानी 10 रुपये में कोई 5 चीज़ खरीद पा रहे हो तो वो 2 रुपये की पड़ रही है, यानी एक इकाई कितने की पड़ रही है हमको, 2 रुपये की पड़ रही है। तो 10 रुपये में कितने की पड़ रही है, 5 पड़ रही है ना। तो मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय मतलब होता है लेन देन, यानी खरीदने का आधार। ठीक है, तो हम एक इकाई की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, वही उस वस्तु या सेवा की क्या होती है, कीमत होती है। सेवाएं मतलब सेवाओं में क्या क्या शामिल किया गया है। वस्तुओं तो सबको समझ में आ गई कि जो वस्तुएं खाने की, पीने की, ओढ़ने की, मकान, घर, गाड़ियाँ, ये सब वस्तुओं में आते हैं। और सेवाओं में आते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर, हमारे स्कूल के टीचर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सेवाओं में आते हैं, जिनको हम, जैसे मान लीजिए रिक्शे में जाओगे तो वो बैठाएगा आपको और आपको वहाँ तक ले जाने के 10 रुपये या 5 रुपये लेगा। तो अपनी सेवा देने के बदले वो तुमसे क्या ले रहा है, आपसे अपनी वैल्यू यानी अपनी कीमत ले रहा है, कि उसने अपनी कमाई कर रहा है ना। तो अपनी कीमत ले रहा है तुमको वहाँ तक छोड़ने की, अपनी सेवा की कीमत ले रहा है। आगे ये बात समझ में यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। परिभाषिक तौर पर सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति ही मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत लगातार बढ़ रही है, पहले 5 रुपये की थी, फिर 10 रुपये की हुई। पहले देखो अपन पेंसिल की बात करते हैं, हमारे टाइम पे ये पेंसिल जो आती थी 50 पैसे की या 25 पैसे की आती थी। जो पेंसिल तुम रूल यूज़ करते हो ना, ये हमारे पास 5 रुपये की, वो 25 पैसे की आती थी, फिर 50 पैसे की आने लगी, फिर 1 रुपये की आने लगी। अब वर्तमान में आप खुद सोचो 10 रुपये की या 8 रुपये की बिक रही है। अब सोचो कितना फ़र्क आ गया है, और लगातार बढ़ रही है ये कीमतें, घट नहीं रही है, लगातार ही बढ़ रही है, नॉन स्टॉप बढ़ रही है। ठीक है, तो जब किसी कीमत में लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार वृद्धि हो रही है, तो यही महंगाई कहलाती है। यह अनेक, अब सोने को ले लीजिए आप, तो बहुत ही सामान्य तौर पे मैं उदाहरण ले रही हूँ, सोना है, गोल्ड है, ठीक है। कहाँ गोल्ड 5,000 रुपये तोला मिला करता था, 5,000 का 10 ग्राम मिला करता था, ठीक है। आज वही सोना 60-70 तक पहुंच गए, 60 के आसपास पहुंच रहा है, यानी 58 या 60 के आसपास उसकी रेट चल रही है ना। तो सोचो कितनी वृद्धि हो गई है, कहाँ 5,000 और कहाँ 60,000। तो ये क्या है, यानी गोल्ड में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, महंगाई कहेंगे या मुद्रास्फीति कहेंगे। यह अनेक वस्तुओं अर्थात वस्तु समूह के लिए कीमत में औसत वृद्धि को बताती है। यह संभव है कि बाजार में आप सब्जियों की कीमतों में भी वृद्धि अनुभव कर रहे हो तथा समाचार पत्र कम होती मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति बता रहे हों। इसके लिए विपरीत यह भी संभव है कि आप किसी वस्तु या कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी महसूस कर रहे हों, लेकिन समाचार पत्र बढ़ती मुद्रास्फीति बता रहे हों। मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं की कीमतों की औसत
औसत स्तर यानी सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से है, न कि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि मात्र से। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वस्तु में महंगाई यानी कैसे मानी जाएगी कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई पेंसिल का भी उदाहरण दिया। अब एक पेंसिल की रेट कोई कितने की बेच रहा है ये फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक दुकान पे वो 8 रुपये की मिल रही है और एक दुकान पे जाओगे वो 10 रुपये की दे रहा है, तो ये महंगाई नहीं है ना। महंगाई यानी वैल्यू कैसे होगी कि कहाँ तो वो 25 पैसे की या 50 पैसे की मिल रही थी, फिर 1 रुपये की मिलने लगी, फिर 2 रुपये की मिलने लगी, और सामान्य तौर पे सभी जगह मिली। सभी जगहों पे अगर 1 रुपये की है तो 1 रुपये की मिल रही थी, 2 रुपये की है तो 2 रुपये की मिल रही थी। लेकिन किसी एक दुकानदार ने उसको 3 रुपये की बेचा, तो उस एक दुकानदार के बेचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना मुनाफा कमा रहा है ना। लेकिन अगर हर दुकानदार उस चीज़ को सेम रेट पे बेच रहा है और लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, तो वही क्या कहलाएगी, सामान्य कीमत स्तर का उसमें वृद्धि ही कहलाएगी, यानी कि वही महंगाई कहलाएगी। आगे चित्र समझ में आप लोगों को। अब सामान्य कीमत स्तर का मतलब तो मैंने आपको इसमें बता दिया, लेकिन इसके लैंग्वेज में देख लो कि अनेक वस्तुएं या एक वस्तु समूह की कीमतों का औसत स्तर है। लगातार औसत मतलब एवरेज, कि भाई 1 रुपये की वृद्धि हुई तो 1 रुपये की हुई है सब जगह। इंडिया में कहीं भी चले जाओ आप, राजस्थान में अगर 1 रुपये की वृद्धि हुई है, अगर राजस्थान में पेट्रोल है, अभी पेट्रोल चल रहा है, या गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड में अगर 10,000 की वृद्धि हुई है तो एमपी में जाओगे तो वहाँ पे भी 10,000 की वृद्धि है ना। कहीं और जाओगे तो वहाँ पे भी इतने की वृद्धि है। ऐसे नहीं है कि राजस्थान में अलग रेट है या एमपी में अलग रेट है या कहीं और अलग रेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो सामान्य कीमत स्तर होता है उसमें वृद्धि होती है, वही उसका औसत स्तर कहलाता है। अतः सामान्य कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं बताता, यानी एक जना अगर उसको बढ़ा के ले रहा है तो वो कीमत नहीं है, अपितु यह तो एक निश्चित वस्तु की कीमत को व्यक्त करता है, ठीक है। अब आएगी मुद्रास्फीति को नापते कैसे। महंगाई को हम कैसे नापेंगे कि हाँ भाई महंगाई हो गई, तो महंगाई को नापने का एक ही तरीका है कि जो लास्ट ईयर यानी कि 2 साल पहले जो उसकी कीमत थी और वर्तमान की जो उसकी कीमत है, अगर उस लास्ट ईयर की कीमत में से वर्तमान कीमत को निकाल दिया जाए तो वो जो डिफरेंस आ रहा है आपस में, तो वो जो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये की थी, है ना, और वर्तमान में वो 40 रुपये की है, तो 10 में 40 में 10 को जब घटाएंगे तो 30 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो ये जो 30 रुपये है यही इसकी क्या है, महंगाई है, और यही महंगाई की क्या नापी जाएगी, माप को मापा जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें किस तरह से लैंग्वेज में बताया गया है कि मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए इसकी प्रभावी नियंत्रण हेतु मापा जाता है। अतः सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति की दर के मापन हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की कीमत सूचकांक यानी कीमत इंडेक्स बनाते हैं, यानी वैल्यू इंडेक्स बनाते हैं। और वैल्यू इंडेक्स में सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए भारत में भी अनेक प्रकार के कीमत यानी वैल्यू इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। इन सूचकांकों में थोक मूल्य का मतलब होता है होलसेल रेट। अब होलसेल रेट तो आप लोग सही समझते होंगे। अब मार्केट में आप किसी भी दुकानदार से लेते हो तो रिटेल होती है, यानी उसके ऊपर वो मुनाफा कमा रहा है। मान लीजिए वो है किसी वस्तु को होलसेल मार्केट से, यानी जहाँ पर वो बनती है और बन करके किसी बाज़ार में आती है, किसी मंडी में आती है ना, तो वहाँ तो होलसेल है। लेकिन वो जब कोई दुकानदार उसको ख़रीद के लाता है तो वो उस पर अपना मुनाफा कमाएगा, चाहे 1 रुपये का कमाओ चाहे 2 रुपये कमाओ, तो वो उसको इसमें शो करेगा कि थोक मूल्य से लेकर के और रिटेल यानी MRP पर बेच रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देखो, तो सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक को काउंट करेंगे, दूसरा हम उपभोक्ता मूल्य को काउंट करेंगे, यानी थोक मूल्य क्या है, फिर उपभोक्ता यानी खरीदने वाले ने उसको कितने में ख़रीदा है, और फिर उसका राष्ट्रीय आय अपस्फीति का भी कारण को भी मापेंगे कि इससे पूरा डिफरेंस यानी पूरे राष्ट्रीय आय में क्या फ़र्क पड़ा। तो यही जो डिफरेंट आएगा अपने आपस में, मैंने सामान्य लैंग्वेज में आपको बिल्कुल बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है कि पिछले साल की वैल्यू में और अब की वर्तमान की वैल्यू को अगर माइनस करके निकाल देंगे तो वही उसका क्या निकल जाएगा, वही उसकी महंगाई निकल जाएगी। और थोक रेट क्या है, जैसे मान लीजिए मंडी में आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो तो 20 रुपये के हमको 2 किलो आलू मिल जाते हैं, लेकिन जब कोई ठेला वाला बेचने आता है या कोई दुकान से हम खरीद के लेके आते हैं तो 20 रुपये के हमको वो 1 किलो ही आलू देता है। तो 1 किलो आलू का जो डिफरेंस आया है ना, वो हमारे लिए जो 1 किलो आलू हमें एक्स्ट्रा लेके आते थे वो होलसेल रेट थी, लेकिन ये जो हम MRP पे लेके आ रहे हैं तो वो अपना 10 रुपये का उसने मुनाफा कमा लिया। समझ में आया? यानी 1 किलो आलू पे क्या उसने कमा लिया, मुनाफा कमा लिया, यानी 10 रुपये के आलू की उसने क्या कमा ली, लाभ कमा लिया उसके अंदर। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे तो मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है।
ठीक है, यानी वही कि भाई इतना परसेंट वैल्यू बढ़ गया, 20% बढ़ गया, कि 30% कीमत बढ़ गई, कि 40% कीमत बढ़ गई। ठीक है। सूचकांक अलग अलग पैमानों पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक दिए गए सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं, और इंडेक्स आप अच्छी तरह जानते हो इंडेक्स किसे कहते हैं। दिए गए आधार के सापेक्ष किसी चर के आधार आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। अब भारत में मुद्रास्फीति की बात करेंगे कि भारत में जो महंगाई है वो किस तरह से बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है, और किस आधार पे उसको माप करके बताया जाता है कि हाँ भाई मैं भारत में इस चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। तो भारत में मुद्रास्फीति को दर को सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। ये मैंने जस्ट आपको बता भी दिया था कि भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको थोक मूल्य से मापा जाएगा, क्योंकि थोक मूल्य का अलग बाजार है हमारे यहाँ पर। आप होलसेल रेट का देखो, कपड़े का होलसेल मार्केट कहलाता है, सब्जी का होलसेल मार्केट कहलाता है, किसी क्रॉकरी का सामान लेने जाओगे तो उसका होलसेल मार्केट अलग कहलाएगा। आप नाहरगढ़, अगर आपने नाहरगढ़ सुना हो तो ये क्यों फेमस है, ये हमारे कॉस्मेटिक्स के लिए होलसेल मार्केट कहलाता है। फिर वहाँ से ला करके किसी वस्तु को रिटेलर जो होता है या दुकानदार जो होता है वो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये तक भी बढ़ा करके मुनाफा कमाता है। तो हमारे यहाँ पर जो भारत में मुद्रास्फीति को मापने का सामान्य स्तर है वो है थोक मूल्य, यानी होलसेल रेट। स्वतंत्रता के पश्चात से ही उच्च मुद्रास्फीति की दर भारत में एक गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि लगातार भारत में महंगाई क्या हो रही है, हमारे यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। 1950 ईस्वी के दशक में, यानी 1950 के बाद मुद्रास्फीति की जो औसत दर थी वो 1.7% थी, यानी 1.7 थी। लेकिन 1960 में यह आते आते 6.4 हो गई। अब लगा लीजिए 6.4 में से आप 1.7 जब निकालेंगे तो लगा लीजिए 5 पॉइंट समथिंग उसकी प्रतिशत में वृद्धि आपको नज़र आएगी। तो आप खुद कह सकते हो कि 1950 से लेकर के 1960 के बीच में 5% की वृद्धि हुई है। फिर हम बात करेंगे कि 70, यानी 1970 के बाद में 9% की वृद्धि हुई। अब कहाँ तो 6.4 वृद्धि हो रही है, फिर कहाँ 9%। तो सीधे कितने का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर सीधे 3 से 4% और वृद्धि हो गई। ऊंची मुद्रास्फीति का जो यह दौर है वो 1995 तक चला, यानी ये वृद्धि लगातार बढ़ती रही। लेकिन इसके बाद मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पहले, इससे पहले तक तो हम कहाँ पे डिपेंड थे, हम बाहर की चीज़ें जो वस्तुएं बन रही थी बाहर की वस्तुओं पे डिपेंड थे। लेकिन फिर जब हमारी सरकारों ने या हमारे देश की जनता ने सोचा कि बाहर की वस्तु खरीदने से हमको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो क्यों ना हम उसी वस्तु को हमारे देश में बनाने लग जाए। तो लोगों ने अपना दिमाग काम में लिया और हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ डाली गई, और फैक्ट्रियाँ डाली गई हर वस्तुओं की। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने हमारे यहाँ बनाना स्टार्ट किया। पहले हमारे यहाँ पे कोई टेलीविज़न नहीं था, ठीक है। 1990 के दशक में हमारे यहाँ टीवी आया, लेकिन सारा बाहर से आया। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे देश ने तरक्की की। आज एलईडी वगैरह ये सब हमारे 40 से 50 रुपए की रेट में बड़ी सी बड़ी एलईडी आ जाती है। उसका कारण यही है क्योंकि अब हमारे यहाँ पर इसकी खुद की कंपनी हो गई है, तो अब हमको आसानी से आराम से सामान्य कीमत स्तर पे ये मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में अब 2001 से 2012 के बीच की बात करें तो यहाँ पर 4.7% ही मूल्य वृद्धि हुई है, यानी इसमें घटाव आया है कि 9% तक 95 तक तो 9% की वृद्धि हुई थी, लेकिन 2012 में हमारे 4.7 तक रह गया मुद्रास्फीति। तो उसका कारण यही है कि अधिकतर वस्तुएं हमारे देश में बनने लग गई, हमारे देश में फैक्ट्रियाँ वगैरह बन गई, और भी कई चीज़ों का हमारे यहाँ पे ख़रीदारी, यहाँ से इंडिया से स्वदेशी वस्तुओं से खरीदारी करनी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं मुद्रास्फीति से हानियाँ। अब महंगाई से हानियाँ क्या क्या होती हैं, तो सबसे ज़्यादा महंगाई की जो हानियाँ होती हैं, या कह सकती हूँ कि इसकी जो कोई मार झेलता है वो गरीबी ही झेलता है। अब कोरोना काल में देख लीजिए आप लोग कि हर चीज़ें महंगी हो गई थी, तो हर व्यक्ति इससे परेशान हो गया था। लेकिन एक आम तौर पे अगर बात करें, आम तौर पे तो जो मध्य वर्ग का परिवार था, वर्ग था या फिर गरीब परिवार था, उस पर ज़्यादा इस चीज़ों का फ़र्क पड़ा, क्योंकि हर चीज़ें महंगी हो गई तो वो ख़रीदने तक नहीं पहुंच पाए थे। अमीर आदमी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कहाँ वो 10 रुपये में दे रहा तो 20 रुपये की मिल जाएगी, लेकिन उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक सामान्य व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति के कारण उसे पहले की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ रही है, यानी देनी पड़ रही है। लेकिन वास्तव में समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती है। मूल्य वृद्धि व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए ही हानि का एक क्रम बना देती है या श्रृंखला बना देती है। इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, यानी मुद्रा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व के वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं सेवाएं खरीदी जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हम 10 रुपये में 5 खरीद पा रहे थे, अब 100 रुपये में 5 खरीद रहे हैं, तो ये सीधे सीधे 90 रुपये का डिफरेंस आ गया।
मुद्रा के मूल्य, अब मुद्रा का जो मूल्य है या उसकी वैल्यू है का तात्पर्य है कि मुद्रा की खरीदने की शक्ति, यानी मैंने अभी बताया था आपको कि 10 रुपये में हम कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, यानी हमने 5 वस्तुएं खरीदी, तो यानी मूल्य का जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी यानी खरीदने की जो शक्ति थी उसको कम या ज़्यादा, तो से जो मुद्रा द्वारा वस्तु और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता होती है उसको ही मुद्रा का मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को भी हानि हुई है, क्योंकि बताया था मैंने गरीबी वर्ग पे या मजदूर वर्ग पे फर्क पड़ेगा। इस वर्ग को उनके समान कार्यों सेवाओं के लिए प्राप्त समान राशि की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे बचत करता है कि बचत का मूल्य गिर जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई मज़दूर था, उसको 100 रुपये उसकी मजदूरी मिलती है, उसकी दिहाड़ी मिलती है, ठीक है, तो वो उसमें अपना राशन खरीद लाता है और उसके मान लीजिए 90 रुपये का राशन खरीद लाया और 10 रुपये उसके पास बच गए, तो उसने बचत के तौर पे उसको रख लिए। लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ी या मुद्रा का मूल्य बढ़ा, ठीक है, तो उसने क्या किया, अब वो 90 रुपये में जो चीज़ खरीद पा रहा था अब वो 100 रुपये में खरीद पा रहा है, तो जो उसकी 10 रुपये की बचत थी वो अब उसके पास बचत नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या हुआ, इससे वो ऋणी बन गया। अब उसको अब जो 10 रुपये बचत कर रहा था उसको काम में आ रहे थे उसके घर में, अब क्या करना पड़ेगा, राशन तो खरीद लाएगा वो, लेकिन अब उसको एक्स्ट्रा के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे से लोगों से कर्जा लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऋणी को मुद्रास्फीति लाभ होता है और जो ऋण देने वाला होता है वो उस पर ब्याज लेना स्टार्ट कर देता है। ये आप लोग अच्छी तरह समझो, क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा का वापस चुकाना भी होता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक विकास की दर, गरीबी, मैंने बताया था ये सब चीज़ें कि किस किस पे प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा क्योंकि महंगी हो जाएंगी चीज़ें, तो गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गरीबी भी, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तक तो क्या था, हर व्यक्ति काम कर रहा था, कम रेट पे काम कर रहा था, लेकिन अब ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति, अब जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको कम रखा जाता है, मशीनें आ गई हैं, मशीनों को काम में ले लिया जाता है, तो इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, आय में कमी आती है, धन के वितरण आदि में भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिनका अध्ययन आगे कक्षा में किया जाएगा। सार रूप में ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति विकास के लाभों को समाप्त कर देती है, यानी मुद्रास्फीति क्या करती है, हमारे को डेवलप करने में हमारा रोड़ा या हमारा अवधान बनती है, इसे नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता होती है। मुद्रास्फीति की मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप। अब मुद्रास्फीति की मांग क्या होती है, मैंने जैसे कि आप देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है, महंगाई कब बढ़ती है, जैसे मान लीजिए उत्पादन तो हो गया है कम, यानी कोई वस्तु बन रही है कम लेकिन उसकी मांग है ज़्यादा। ठीक है, अभी प्याज की बात करते हैं कि अभी कोरोना काल से पहले एकदम से हमारे यहाँ प्याज की फसल ख़राब हो गई थी। सीकर में बाढ़ आई थी तो प्याज की फसलें ख़राब हो गई थी। अब लोग प्याज तो खाते ही हैं, क्योंकि जो अब आप लोग भी प्याज ज़्यादा खाते हो क्योंकि आपको ग्रेवी में भी डालना होता है, अन्य जो लोग हैं वो भी प्याज खाते हैं, जो नहीं खाते हैं उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो खाते थे तो चाहे उनको महंगा ही खरीदना पड़ा, चाहे 40 रुपये में खरीदना पड़ा, लेकिन उन्होंने ख़रीदा। इससे क्या हुआ कि उसका जो प्याज का उत्पादन था वो तो नष्ट ही हो गया, ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि था ही नहीं। अब स्टोरेज से निकाले गए जो हमारे पास स्टोरेज में रखे हुए थे, तो अब क्या हुआ कि जो प्याज का उत्पादन कम हुआ लेकिन लोगों की मांग बढ़ गई। लोगों ने मांग तो करी कि भाई हमें तो चाहिए, चाहे कहीं से भी दो, चाहे हमारे स्टोर से दो या बाहर से मंगाओ। ठीक है, तो उत्पादन तो हो गया कम, मांग हो गई ज़्यादा। जब मांग ज़्यादा हो जाती है और उत्पादन कम हो जाता है तो महंगाई अपने आप ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, प्याज का उदाहरण दिया कि प्याज जब नष्ट हो गया था तो 50 रुपये 60 रुपये किलो तक, 80 रुपये तक किलो बिका था प्याज, 100 रुपये किलो तक भी बिका था प्याज। तो उसका रीज़न यही था कि हमारे यहाँ फसलें नष्ट हुई तो हमारे यहाँ तो ले नहीं पाए, तो हमने प्याज को कहाँ से मंगाया, हमने प्याज को बाहर से मंगाया। अब बाहर से मंगाया और उसको काम में लिया तो हमको उसकी ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ी। ठीक है, तो हमको महंगाई झेलनी पड़ी क्योंकि हमारी सरकार ने बाहर से मंगाया तो उसको भी टैक्स ज़्यादा देने पड़े हर चीज़ के। तो इस तरह से मांग भी प्रेरित करती है और जो लागत लगती है, अब लागत कैसे लगती है, लागत समझो, जैसे प्याज मंगवाया, अब उसको लाने के लिए क्या गया, ट्रक वर्क, पहले तो वो जहाज़ में आया होगा, है ना, मान लीजिए किसी मतलब हमने बाहर से मंगवाया होगा, विदेश से मंगवाया होगा, तो हमने क्या किया, जैसे इराक से मंगाया होगा प्याज मान लीजिए, तो इराक से प्याज मंगाया तो जहाज़ से आया, तो जहाज़ में लोडिंग का लगा लागत, फिर वो प्याज हमारे मंडियों तक पहुंचा तो ट्रकों के द्वारा लोडिंग लगा, उसका लागत लग गया, फिर वो दुकानदारों ने ख़रीदा, ऐसे करते करते वो हम तक पहुंचा, तब तक तो उसकी लागत क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। इसीलिए जो प्याज 20 रुपये किलो बिकता था
वो हमको 100 रुपये किलो में क्यों मिला? क्योंकि उसकी लागतें ज़्यादा लग गई थी। क्या लग गई थी? लागतें ज़्यादा लग गई थी, यानी उसका खर्चा ज़्यादा हो, लागत को हम खर्चा कह सकते हैं, खर्चा ज़्यादा हो गया था। तो अब इसको इसमें डेफिनेशन में समझ लीजिए कि मुद्रा को कौन निर्धारित करता है, अर्थात मुद्रास्फीति है क्या, क्या कारण है इसके, यह कभी कम तो कभी ज़्यादा क्यों हो जाती है ना। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समग्र मांग अथवा समग्र पूर्ति की अवधारणाओं के द्वारा मूल्य वृद्धि की मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप को समझना आवश्यक है। एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है। समग्र का मतलब होता है पूरा, सब कुछ, यानी कोई वस्तु आप तक 10 रुपये में आ रही है या 10 रुपये में आप उसको खरीद पा रहे हो, तो वो 10 रुपये की नहीं थी, वो जब बन के आई थी तो वो 1 रुपये की थी, लेकिन रास्ते में कई लागतें यानी रिटेलर, होलसेलर और परिवहन यानी कि लोडिंग का, इन सब का खर्चा निकूल के ही फिर आपको तक पहुंची है। अब समग्र मांग में किस किस को शामिल किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इसमें अंडरलाइन भी करवा देती हूँ कि समग्र मांग में यानी अगर हम तक वो चीज़ आ रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो देखिए, समग्र मांग में उपभोग हेतु मांग यानी लोग की डिमांड क्या है, लोग कितना डिमांड कर रहे हैं। निवेश हेतु वस्तुओं की मांग, सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय यानी सरकार द्वारा खरीदने की इसकी शक्ति यानी खरीदने का, विदेश क्षेत्र को विशुद्ध निर्यात का योग, इन सब को मिलाकर के ही हम क्या बोलते हैं, समग्र मांग कहते हैं। ठीक है। और समग्र पूर्ति का भी तात्पर्य देख लीजिए कि समग्र पूर्ति यानी संपूर्ण पूर्ति होती है, जो कोई वस्तु बन रही है तो इतनी तो बनाओ कि वो सबको दी जा सके। पूर्ति का मतलब होता है सबको दी जा सके या पूर्ति सबकी मांगों को पूरा किया जा सके। तो तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से जिसे अर्थव्यवस्था में दिए गए संसाधनों द्वारा या उपलब्ध तकनीक से उत्पादित किया जा सके, यानी उसे बनाया जा सके, उगाया जा सके, ताकि सभी की मांग क्या हो सके, पूरी हो सके। पूर्ति का मतलब होता है पूरी करना। ठीक है। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाले असंतुलन कीमतों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जब समग्र मांग में वृद्धि होती है या समग्र पूर्ति में कमी आती है, जब मांग बढ़ेगी तो पूर्ति घटेगी। जब हम कोई चीज़ लेंगे तो उसकी स्टोरेज में कमी भी तो आएगी। मान लीजिए कोई चीज़ 10 है, अब 10 में से 5 की मांग है तो 5 तो चलेगी, बट 5 बची। अब वो 5 भी किसी ने मांग ली तो हमारे पास पूर्ति तो क्या हो गई, 0। लेकिन और लोग कह रहे हैं हमें तो और चाहिए। कई बार आप कहीं कपड़े लेने जाते हो तो उसको बोलते हैं मुझे तो वैसा ही टी शर्ट चाहिए, तो वो कहता है कि अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जब मेरे पास में आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो क्या हुआ, उसके पास उसका स्टॉक ख़त्म हो गया, यानी उसकी पूर्ति ख़त्म हो गई। लेकिन उसकी मांग, तुमने मांगा तो उसकी मांग क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई। अब तुम्हें चाहिए चाहे तुम 10 रुपये ज़्यादा में लोगे। अब लोग क्या करेंगे, यही बेनिफिट उठाते हैं कि लोगों की मांग बढ़ जाती है और पूर्ति घट जाती है, तो लोग अपने पास जो स्टोर करके रखते हैं उसको डबल कीमत में बेचना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे लोग डबल मुनाफा कमाते हैं। और कभी कभी आपने सुना हो तो आपको माफिया जो सोचता है वो इसी चीज़ को कहते हैं कि यहाँ तो लोगों ने क्या कर लिया, माफिया का रूप धारण कर लिया। ठीक है। तो यही इसके अंदर आता है। तो दोनों ही स्थिति में एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं, तो अर्थव्यवस्था में कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव पड़ता है। समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि आपको वो चीज़ चाहिए, स्टॉक में नहीं है और आपको तो चाहिए, चाहे आपको 10 रुपये ज़्यादा करके दे तो वो बंदा भी फ़ायदा उठाएगा, वो आपको देगा, है ना, कहीं से भी लाके देगा। लेकिन वो चाहे कम में लेके आओ, लेकिन आपकी डिमांड है तो आपको तो ज़्यादा पैसे में बेचेगा। तो ये जो महंगाई कहला रही है ये कहलाएगी मांग प्रेरित, यानी मांगने वाले ने मांगा है इसलिए ये क्या हो गई है, महंगी हो गई है। और पूर्ति में क्या होगा कि पूर्ति की ज़रूरत है, अब पूर्ति में हमको चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि लागतों में वृद्धि के कारण जब कोई चीज़ हमने मंगवाई बाहर से, जैसे मैंने प्याज का उदाहरण दिया, अब चाहिए था हमको प्याज, अब उसका स्टॉक करना जरूरत है तो बाहर से हमने प्याज मंगाया। अब उसको बाहर से मंगाया और आप तक पहुँचते पहुँचते वो महंगा इसलिए हो गया कि बीच में कई लोगों ने इसमें मुनाफा कमाया, कई लोगों ने बेनिफिट्स कमाए। तो इससे क्या हुआ कि पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई उसी को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी पूर्ति तो कम पड़ गई, बाहर की लागतों से इसको मंगाया गया और लोगों की ज़रूरत के लिए ज़रूरी भी था, वो प्याज ज़रूरी था, खाना भी ज़रूरी था, तो लोगों के लिए ज़रूरत था। तो ऐसी ये जो डिमांड थी, ये जो महंगाई थी या ये हमने ज़रूरी था हमारे लिए, ये कहलाया लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यहाँ तक आपको बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके आगे का टॉपिक जो कल हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा मुद्रास्फीति के कारण। यहाँ तक इसको अच्छी तरह समझना। कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ये जो चैप्टर है ये आपके आगे के लेसन से कनेक्टेड है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो आप
इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पर, उसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी, जैसे उसमें कीमत के बारे में आ जाएगा, लागत के बारे में आएगा, उसमें मांग के बारे में आएगा। इसलिए इन चीज़ों को यहीं पर समझना है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, कीमत क्या होती है, और मुद्रा की कीमत का अवमूल्यन यानी कीमत गिरना क्या कहलाता है ना, और लागत प्रेरित मांग क्या होती है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई क्या होती है, या मांग प्रेरित क्या होती है। ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है, तभी आपको आगे के लेसन समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सबको शेयर कीजिए, और सबको बताइए कि यहाँ से हम जो एक टॉपिक के लिए वीडियो बनाते हैं ना, आपके लिए हमें बहुत टाइम लगता है, हमें बहुत ज़्यादा माइंड को मेकअप करना पड़ता है, तब जाके आप तक ये वीडियोस पहुँचते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह समझिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।